पिछले वीडियो में हम संदूर पास तक पहुंच गए थे। हमें लगा था कि मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। इस वीडियो में मैं अपना संदूर से सफर कंटिन्यू करूंगा, फंदर वैली एक्सप्लोर करूंगा, गिजर वैली से होते हुए गिलगित पहुंचूंगा। उसके बाद नारान तक का सफर भी दिखाऊंगा, जो कि हमारे लिए काफी ट्रिकी था। और वीडियो के आखिर में मैं आपको इस पूरे ट्रिप का टोटल खर्चा भी बताऊंगा। इसमें पेट्रोल, होटल्स और हमारे खाने पीने के समेत तमाम एक्सपेंसेस जो है वो शामिल होंगे। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं जहाँ से पिछली दफा मैंने छोड़ा था। ड्रोन से उड़ाने देते ना यहाँ पे, वो साइड पे उड़ाओ, उधर इस साइड पे नहीं ले सही में आगे जाकर उड़ाओ। चलो, शुक्रिया, मेहरबानी। कई दफा ना मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मतलब कि अभी 6 साल शुरू हुए 6 माह हुए हैं। तो 6 माह के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के तीनों रास्ते हैं, उन तीनों से समझे मैं गिलगित जाने वाला हूँ। मतलब जनवरी में मैंने किया था वो कोहिस्तान वाले से, अभी पिछले माह बाबूसर से, और अब ये तीसरा रास्ता जो है ये भी इंशाल्लाह कर लिया है। बाकी यहाँ पे टक शॉप वगैरह बनी हुई है, ग्रीनरी खत्म हो गई है। नॉर्मली यहाँ पे जब जून के मंथ में आता है ग्रीनरी ज्यादा होती है। और जो यहाँ पे फेस्टिवल होता है पोलो फेस्टिवल, वो भी तकरीबन ना जून में हो गया। जो इस दफा ना जून के सेकंड वीक में वो हो गया है। बाकी ना इस संदूर टॉप से पीछे 1 किलोमीटर पीछे एक लेक आती है, संदूर लेक, और ये मेरे ख्याल व्हाइट टॉप या पास होगा जिसके पास लेक है। वो लेक कैसी आप वो देख लो, उसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूँ। यहाँ से चित्राल ना ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाएगा, लेकिन जो मेन गिलगित सिटी है ना वो यहाँ से ऑलमोस्ट डिस्टेंस मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके मैं बताऊंगा। बुने से हमने नाश्ता नहीं किया था, सोचा था मस्तूज पहुंच के आराम से कुछ खा लेंगे। मस्तूज रुकना याद ही नहीं रहा था, सोचा चलो संदूर पहुंच के कुछ खा लेंगे। और संदूर पहुंच के पता लगा कि भाई यहाँ तो मुश्किल है। फिर जो थोड़ा बहुत साथ था उसी से सारा दिन गुजारा करना पड़ा। और सच में तो भूख बहुत ज्यादा लगी थी। जब हम संदूर पास से निकले तो हमें लगा था कि शायद आगे रोड बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आगे रोड और ज्यादा कच्ची थी और जगह जगह खुदी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन का काम चल रहा था। संदूर से निकलते काफी देर तक जो रोड है ना वो बिल्कुल प्लेन रहती है। दूर दूर तक बस आपको खुला लैंडस्केप भी नजर आता है। इसके बाद फिर तराई शुरू हो जाती है। यहाँ पे गाड़ी को लो गर्मी रखेगा, क्योंकि एक तो तराई है, उसके अलावा छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। तो फिर ये कि गाड़ी जरा एहतियात से ड्राइव करे तो स्लिप नहीं होती। पहले इस रूट पे वाटर क्रॉसिंग भी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें कवर कर दिया है, इसलिए वाटर क्रॉसिंग आपको नहीं मिलती, जो कि बहुत अच्छी बात है। गिलगित बल्तिस्तान शुरू होते जो सबसे पहले वैली आती है ना वो ये लंगर वैली है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। लंगर जैसे क्रॉस करते तो उसके बाद ये एंट्री पॉइंट आता है। यहाँ पे आपके ना CNIC की एंट्री होती है। पीछे भी जिस तरह मैंने बताया वो इस प्रोसेस है। लंगर से निकलने के बाद रोड काफी बेहतर हो गई थी और गाड़ी की स्पीड भी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ गिजर वैली तक था। संदूर से गिजर का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 20 किलोमीटर है। और जैसे गिजर वैली शुरू हुई उसके बाद फिर जो रोड था ना वो आगे खराब ही था। आगे अगेन ये चेक पोस्ट आती है, यहाँ भी आपको एंट्री करवानी पड़ती है। ये बरसत ना समझे कि गिजर वैली का पहला टाउन है। संदूर पास से जो मेन गिलगित सिटी है ना उसका ट्रैवल डिस्टेंस जो बन रहा है वो 227 किलोमीटर बन रहा है। बरसत से जो गिलगित है ना वो 207 है। बरसत के बाद तेरू आता है और तेरू से आगे तकरीबन 18 किलोमीटर में फंदर वैली शुरू हो जाती है। तेरू से फंदर वैली तक जो ये 18 किलोमीटर है ना ये रोड बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि टफ है। और रोड तकरीबन आप समझे ऑफ रोड ही है। ऊपर से रोड पे कहाँ पे चल रहा है, इस वजह से कई दफा ना रुक के वेट भी करना पड़ता है। इस रूट पर अभी भी कई जगह रोड ना काफी नैरो हो जाती है। अगर बारिश हो रही हो तो लैंडस्लाइड का भी रिस्क रहता है। लेकिन अगर रोड की तरफ रख देना तो तेरू से फंदर वैली तक का जो ये सफर है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में कई ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ दिल करता है कि गाड़ी रोककर बस कुछ देर इन जगहों को ना बंदा देखता रहे। जैसे फंदर वैली शुरू होती है रोड कुछ हद तक बेहतर हो जाती है, और संदूर के बाद मोबाइल नेटवर्क भी एस्कॉम का सीधा आपको फंदर वैली में आके मिलता है। बीच में कहीं भी नेटवर्क नहीं मिला हमें। अच्छा जी, ये रास्ता जो है गिलगित से आ रहा है। ये रास्ता जो है ये संदूर चित्राल से आ रहा है। अगर आप इस साइड से आते हैं तो फिर यहाँ से आते हुए ये जो बोर्ड है ये आपके राइट हैंड पे आएगा।
और अगर वहाँ से आते हैं तो फिर ये जो बोर्ड है ये आपके लेफ्ट हैंड पे आएगा। ये बोर्ड की निशानी लगा ले, यहाँ से नीचे उतरते हैं। क्यों उतरना है वो मैं नीचे उतर के बताता हूँ आपको। यहाँ से फंदर व्यू पॉइंट के लिए ना नीचे उतरना पड़ता है। कार से आराम से नीचे उतर जाती है, लेकिन वापसी चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है, तो जोर ज्यादा लगता है, तो ये माइंड में रखिएगा क्योंकि रास्ता अभी कच्चा है। बाकी अगर आप फंदर व्यू पॉइंट या फंदर लेक देखना चाहते हैं तो इसी जगह से नीचे उतरना होता है। होटल रूम का मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही होटल यहाँ पर रखा हुआ जिसमें आकर रूम लिया है, तो उसकी डिटेल मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। बाकी ये कि हमारी मतलब मेरी पर्सनली मिनीमर के बाद जो दूसरी फेवरेट जगह है गिलगित बल्तिस्तान में वो ये फंदर वैली है। बहुत खूबसूरत वैली है ये। बाकी पिछली दफ़ा हम लोगों ने ये सफ़र किया था चित्राल से। आखिरी दफ़ा जब मैं यहाँ फंदर वैली आया तो चित्राल से डायरेक्ट आया था, तो हमें लगे थे तकरीबन 12 घंटे। इस दफ़ा 9 घंटे में हम लोग बुनी से आ गए हैं। तो 200 किलोमीटर में आप समझिए कि 25% जो है ना वो कारपेट हमें मिला है। बाकी जो है ना 75-80% रास्ता जो है ना वो अभी भी कच्चा ही है। यहाँ तक अगर आपने इससे पिछले वीडियो देखी तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ से आगे तो सुबह देखेंगे क्या होता है। जी पहले तो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन ये कि यहाँ पे ना एक लेक भी है, फंदर लेक के नाम से उसे कहते हैं। पहले मेरी मर्जी थी कि वो मैं सुबह दिखाऊंगा, लेकिन ये कि अभी जो टाइम है ना 5 बजने में 3 मिनट पड़े हुए हैं, तो अभी जाके मेरी मर्जी में आपको लेक भी दिखा दूँ। तो उस लेक के पास चलते हैं। यहीं से जहाँ से आप मेन रोड से नीचे उतरे ना, यहीं से आगे रास्ता जाता है लेक को। जब आप फंदर व्यू पॉइंट से आगे लेक की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं ना, तो रास्ता काफी नैरो हो जाता है। और अगर आपके पास हमारी तरफ पुरानी गाड़ी है तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी नई है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसे पूरा आगे तक ना लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते की दोनों तरफ ना बुशेस निकले और इतने करीब है कि गाड़ी पे ना स्क्रैचेस आ सकते हैं। और एक जगह इसमें ऐसी भी आती है जहाँ गाड़ी का बॉटम ना थोड़ा सा नीचे लगता है। बेस्ट ये है कि आप जहाँ यहाँ से आके ना मुड़ के, तो ये खुली जगह आती है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो यहाँ से आगे पैदल था थोड़ा सा लेक तक चले जाएगा। 100-150 मीटर ही है। ये सारी लेक है जी, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। मैं आपको ड्रोन में दिखाता हूँ। बाकी ये यहाँ पे बहुत मशहूर ब्रिज होता था और ये अभी 20 दिन पहले ना टूट गया है। पहले मैं जब भी आता था तो मैं यहाँ खड़े होकर ना सेल्फी लेता था। ये जो नीला पानी जाता है आपको नजर आ रहा है ना मेरे पीछे, यही पानी उस लेक में जाके गिर रहा है। मैंने अभी ड्रोन में देखा है, ड्रोन में से ही पता लगता है। ये जगह ना कैंपिंग वालों के लिए हेवन है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब कि इस जगह पे नहीं, मतलब कि थोड़ा सा इस जगह से थोड़ा सा आगे जाए ना, उस पुल से थोड़ा सा आगे जाए वहाँ पे उससे, तो वहाँ पे ना जगह बनी हुई है। वहाँ पे आप अपना टेंट लगा सकते हैं। 500 रुपीज़ आपसे लेंगे या मैक्सिमम 1000 रुपीज़ लेंगे और आप अपनी यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सबसे बेस्ट जगह जो है ना कैंपिंग के लिए वो ये फंदर वैली है। बस ये कि इस साइड से तो रास्ता बहुत ख़राब है। अब सुबह देखेंगे कि यहाँ से आगे गिलगित से आगे रास्ता कैसा है। शायद बेहतर हुआ हो, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले जब मैं था तब बहुत ख़राब था रास्ता। ये फंदर वैली की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इसके वेदर का नहीं पता लगता। अभी जब आए थे तो तेज़ धूप थी और अब एकदम वेदर बदल गया है।
नॉर्मली इस तरह होता है कि मैं एक दिन कंप्लीट करता हूँ, वो वीडियो एंड करता हूँ, उसके बाद ना अगले दिन वीडियो शुरू करता हूँ। लेकिन आज ये जो मैंने आपको शुरू में फंदर वैली दिखा दी है और ये सारा दिखा देना, ये इस तरह कि हमारी मर्जी के कल यहाँ से ना नारायण के लिए निकले, डायरेक्ट नारायण यहाँ से ना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन पहले एक दफ़ा किया हुआ है, तो जैसे होगा वो सुबह देखेंगे। जैकेट पहनी है तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले वेदर का, और मैं तो कुछ नहा भी ठंडे पानी से लिए तो ज़्यादा सर्दी लग रही है। पापा ने भी हाँ, हवा ठंडी। और ये फंदर की जो हाइट है ना 9000 फीट है, तो यहाँ पे वैसे ही वेदर जो है ना काफ़ी अच्छा होता है। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कपड़े गर्मियों में गर्मी वाले, लेकिन जैकेट उट लाजमी है। इंटरनेट एस्कॉम का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और होटल में वाईफाई तो है, लेकिन अब एस्कॉम का मैंने पैकेज जो पिछली दफ़ा जो किया था वही बचा हुआ था, मेरा अभी 4 दिन है उसमें, तो मेरे पैसे 600-700 वो भी बच गए हैं। अंदर में ना आपसे बहुत सारे नाइट का ऑप्शन नहीं है, नाइट स्टे के लिमिटेड से ऑप्शन है। अच्छे वाले जो है वो 2-3 ही है, लेकिन बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। लेकिन बजट फ्रेंड में ना बहुत कम है जिनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हो। मैं हमेशा जब लेक की तरफ उतरते ना, तो ये लेक उतरते के साथ ही आपके राइट हैंड में पहले होटल आता है फंदर लेक लॉज, जिसमें यहाँ पे स्टे करता हूँ। 4000 मैंने इनको रूम का दिया था, गर्म पानी ये मॉर्निंग में देते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी हो, तो रात ना मौसम खराब हुआ था तो हवा चली तो मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि इन एरियाज में जैसे ही हवा चले, बारिश हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। तो मैं तो रात को इसलिए नहा लिया था, तो अभी गर्म पानी नहीं आ रहा, लेकिन एक वैसे मॉर्निंग में गर्म पानी दे देते हैं। बाकी टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 4:45। आपको ऊपर बादल नजर आ रहे होंगे और हम अपना सफर शुरू करने लगे नारायण के लिए। इतना अर्ली मॉर्निंग क्यों नहीं करें, वो एक दफ़ा मैं नारायण पहुंच जाऊँ तो फिर आपको बताता हूँ। बस दुआ ये कि रास्ता बंद ना मिले कहीं पे। फंदर वैली से गिलगित सिटी का ट्रायल डिस्टेंस तकरीबन 170 किलोमीटर है। गोलांटी तो ये सफर 5 घंटे का दिखाती है, लेकिन असल में रूट कवर करने में ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। फंदर से गुपिस तक तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर है और ये पूरा सेक्शन खराब है। रोड सिर्फ उन जगहों पे मिलती है जहाँ की आबादी आती है, बाकी फंदा से गुपिस तक तकरीबन 90% रोड इसी तरह की है। इस रूट पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और ब्लास्टिंग भी होती है। इस वजह से दिन में कई दफा ना मल्टीपल पॉइंट्स पे रोड बंद भी किया जाता है और इसी वजह से फंदा से गुपिस तक पहुंचते हुए काफी टाइम लग जाता है। हमें ज्यादा इस सेक्शन की टेंशन थी क्योंकि जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो कई जगह पानी सीधा रोड पर आ जाता है। रात को बारिश भी हुई थी, इसलिए हमें ये फिक्र थी कि कहीं रोड पर पानी ना आ गया हो, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लोग तो यहाँ से आराम से निकल गए। बाद में पता चला कि हमारे गुजरने के अगले दिन यहाँ ब्लास्टिंग हुई तो रास्ता बंद कर दिया गया था। अच्छा जी, अगर आपने गिलगित साइड से आना है ना, तो फंदर से पहले ये गुपिस में आखिरी पेट्रोल पंप है। यहाँ से आगे जो पेट्रोल है ना वो फिर मस्तूज में जाके मिलता है, बीच में खुला मिल जाता है, लेकिन जो पेट्रोल पंप है गुपिस में वो आखिरी है। हमने पेट्रोल कल मस्तूज से डलवाया था और यहाँ मस्तूज से यहाँ तक 150 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस बनता है ना, तो अभी इस तरह के पिछले पंप पे पेट्रोल नहीं था और इस पंप पे भी रीफिलिंग हो रही है। 10 मिनट लगेंगे पेट्रोल डालने में। ये बताने का मकसद ये कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हाफ टैंक पे ना टैंकी फुल करवा लेनी चाहिए। अगर खुदा ना खासा यहाँ पेट्रोल पंप ना मिलता या पेट्रोल ना मिलता इस पंप पे, तो यहाँ से आगे तकरीबन 43 किलोमीटर गाकूच है। गाकूच में भी पेट्रोल मिल जाता। हमारे पास इतना पेट्रोल है कि हम गाकूच तक भी जा सकते, क्योंकि हमने मस्तूद से फुल करवा लिया था। तो आप लोगों ने भी जब इस रूट पे आना ना, ये संदूर वाला रूट करना, ये फंदर वाला रूट करना, तो जहाँ भी आपको पेट्रोल पंप नजर आता है ना, हाफ टैंक पे आपने अपना फ्यूल लाजमी फुल करवाना है। गुपिस के बाद गाकूच आता है। ये पूरा सेक्शन हमारे लिए काफी टेंशन वाला था। पिछले साल फ्लड से सबसे ज्यादा नुकसान इसी रूट पर हुआ था और कई जगह से मेन रोड ही खत्म हो गई थी, इसलिए फिलहाल अल्टरनेट रूट से ना ट्रैफिक चल रही है। हमने सुबह जल्दी सफर इसलिए शुरू किया था क्योंकि दोबारा फ्लड की वार्निंग भी थी। हमें बस ये फिक्र थी कहीं इस सेक्शन में फंस ना जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा फ्लड से नुकसान हुआ है ना, वो ये गुपिस से गाकूच के दरमियान जो एरिया है ना, इन्हीं में हुआ है। रोड कंडीशन की बात में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास दोबारा यहाँ फ्लड आ गया था, तो फौरन सूरत हाल बदल जाती है। बाकी जब हम गुजरे थे तब गाकूच से पहले रोड काफी अच्छी हो जाती है, ऐसा लगता है कि सफर आसान हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से फिर कच्चा रोड ना शुरू हो जाता है। आप समझिए कि आखिरी के 10 से 15 किलोमीटर कभी पक्का आ जाएगा, कभी कच्चा आ जाएगा। और अगर मैं पूरे सेक्शन की बात करूँ गुपिस से गाकूच तक, तो ये तकरीबन 80% जो है ना अभी भी कच्चा ही है। अच्छा जी, नाइट स्टे का ऑप्शन ना आपके पास यहाँ गाकूच में भी है, गुपिस में है, गुपिस में थोड़े है, गाकूच में सबसे ज्यादा है। तो जब गिलगित से आगे आएंगे तो उसके बाद नाइट स्टे गाकूच और फिर गाकूच से आगे गुपिस, गुपिस से आगे फंदर के दरमियान में भी 1-2 जगह आती है जहाँ पे हम नाइट स्टे कर सकते हैं। गाकूच से गिलगित सिटी का ट्रायल डिस्टेंस तकरीबन 75 किलोमीटर है। गाकूच से निकलते रोड काफी बेहतर हो जाती है और गाड़ी की स्पीड भी अच्छी बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रोड ही ठीक है। 75 किलोमीटर के सेक्शन में कच्चा पक्का जो है ना वो आता रहता है।
जैसे का कूच खत्म होता है तो गिजर वैली भी खत्म हो जाती है। गिलगित सिटी तक इस रूट पर काफी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मल्टीपल पॉइंट्स पर रोड भी बंद मिल सकती है। इसलिए अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलेगा। गूगल मैप्स जितना टाइम बताता है असल में सफर उससे काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। बाकी पिछले सेक्शन के मुकाबले में गाकू से गिलगित तक जो रोड है ना, पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर हो गया है और उम्मीद है कि बाकी काम भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा इस रोड का। मेन चित्राल से मेन गिलगित तक ये 365 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस बनता है और हमने ये तकरीबन 45 घंटों में किया, 2 नाइट स्टे के साथ। एक नाइट स्टे लिया था बुनी में, दूसरा फंदर में। जब आप गूगल आंटी कहते हैं ना कि हमने चित्राल से गिलगित जाना है तो वो आपको कहती है कि 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन चित्राल से बुनी तक ही 5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, हमने ये 45 घंटों में जो किया है, ये बेसिकली सफर जो है ना चित्राल से गिलगित, ये 3 दिन का सफर है जो हमने 45 घंटों में कर लिया है। अच्छा, हमने इसलिए कर लिया कि हमने ज्यादा रुकना नहीं था, वीडियोस बनानी होती है, घूमने फिरने वाला तो हिसाब किताब है नहीं, तो हम गाड़ी भगाते रहे और पत्थरों पे इस दफा भी गाड़ी जो है हमने बेतुकी चलाई एक तरह से, क्योंकि हमें पता था कि सफर ये खत्म करना है। तो अगर आप लोग इस रूट से आने का प्लान करते हो तो आपने मिनिमम चित्राल से यहाँ गिलगित 3 दिन का अपने जेहन में रखना है। चित्राल आते तो फिर इस्लामाबाद से चित्राल एक दिन, फिर चित्राल से आगे पूर्णी या मस्तूर दूसरा दिन, संदूर से फंदर तीसरा दिन और फंदर से यहाँ गिलगित चौथा दिन। इस तरह करके प्लान करेगा अगर कार पे आ रही है। अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जिम्मी है तो हम पत्थर पे हमें इतनी गाड़ी बचानी नहीं पड़ती, पोर्टल वगैरह पे बचानी नहीं पड़ती, लेकिन कार पे ये कि वो जहाँ पत्थर आ जाते हैं वहाँ पे एहतियात करनी पड़ती है। बाकी ये कि कार आ जाती है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगना है, तो ये बात माइंड में रखिएगा। अगर आपका आने का पर्पस सिर्फ ये कि नारायण स्कर्दू आना है आप लोग या हुंजा आना और आप सोचते हैं कि नारायण बाबूसर को बाईपास करके इस रास्ते से आ जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नारायण बाबूसर वाला रास्ता जो है ना वो बेस्ट है। हाँ, जब ये रास्ता बन गया ना तो फिर मेरे हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खूबसूरत वैलीज जो है ना वो इसी रूट पे आपको नजर आएंगी। बाकी अब चलते आके नारायण की तरफ देखते हैं यहाँ गिलगित से कितना टाइम लगता है नारायण तक। तकरीबन कुछ 250 किलोमीटर सफर है यहाँ से नारायण तक हमारा। गिलगित सिटी पहुंच के ना आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने सिंपल गूगल आंटी को कहना है कि हमने चिलास जाना है, तो वो आपको ना सही रूट पर डाल देगी। लेकिन फिर भी आपने किसी से पूछ लेना है कि भाई कराकरम हाईवे पे जाना, तो फिर लोग आपको गाइड कर देंगे और फिर जैसे आप कराकरम हाईवे पे आएंगे यहाँ से आगे फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो 2 दिन बाद ना अच्छा पेट भर के खाना खाया, क्योंकि दीर के बाद हमें कहीं भी ना ढंग का खाना नहीं मिला। जो रिमोट एरिया के टूर होते हैं ना, या जहाँ पे अभी टूरिज्म इतना नहीं है, वहाँ पे खूबसूरती तो होती है लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज होती है ना वो भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब यहाँ पे पेट भर के खाना खा और जो मैं कहता हूँ ना सारा दिन कुछ लीव मिलेगा गुजारा हो जाएगा, उसके पीछे भी रीजन होते हैं। अब कल जब निकले बुनी से सुबह 6 बजे तो नाश्ता नहीं मिला था, नाश्ता मिला था 8 बजे। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि वेट करते, तो भी सारा दिन फिर चिप्स पापड़ पे गुजारा करना पड़ा। बाकी अब चलते ही आगे देखते कि चिलास का जो पिछले दिनों फ्लड या लैंडस्लाइड है उसके बाद क्या कंडीशन है रोड की। यहाँ से आगे का रास्ता मैंने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन हमारे गुजरने के बाद यहाँ दोबारा फ्लड आ गया और 2-3 मरतबा फ्लड और लैंडस्लाइड यहाँ पे हो चुकी है। इसी वजह से फिर मैं इस सेक्शन की रोड कंडीशन के बारे में ना कोई अपडेट नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं दोबारा इस रूट पे ट्रैवल करूंगा, फिर आपसे ना स्कर्दू तक की लेटेस्ट जो अपडेट है ना फ्लड के बाद रोड की वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। चिलास की गर्मी ने ना भून के रख दी है और तकरीबन बाबूसर से 15 किलोमीटर पीछे है। अभी टाइम हो रहा 3:45 और हम सुबह निकले थे 4:45 पे, तो समझे 11 घंटे हो गए। 11 घंटे में हमने एक ब्रेक लिया है सिर्फ जगलोट में, जो मेजर ब्रेक था नाश्ते का। उसके अलावा पीछे गिलगित में एक जगह थोड़ी सी चाय पी थी। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी डोनट वाली, अगर आपने देखी तो आपको पता होगा, जिन्होंने फॉलो किया उनको पता है। अच्छा, बस ये 2 मेजर ब्रेक थे और एक परी बगला हमने वॉशरूम ब्रेक लिया था। तो अभी यहाँ पे आके ये ब्रेक लगाया है, तो यहाँ से आगे ना एक्सट्रीम किस्म की चढ़ाई शुरू हो जाती है 15 किलोमीटर बाबूसर टॉप तक। तो हमने सोचा थोड़ा ना जिम्मी को भी रेस्ट दे देते हैं, सुबह से इसको खींची जा रही है। 5-7 मिनट हो रहा है, उसके बाद अपना सफर आगे शुरू करते हैं बाबूसर टॉप के लिए। होप तो ये कर रहे ठंडा मौसम मिल जाए, पीछे तो बस हो गई है। और वाकई हमें मौसम काफी ठंडा मिला और ठीक ठाक ठंडा मौसम था, और जो पीछे सफर की थकावट थी वो भी इस मौसम ने उतार दी। लेकिन बाबूसर से पहले हमें रश मिला और 1 किलोमीटर में ठीक ठाक ट्रैफिक था। बारह घंटे लगे अब फंदर से बाबूसर टॉप तक, और देखेगा कितने किलोमीटर सफर किया, 323 किलोमीटर 12 घंटे में।
तो आप गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सारी पापा ने चलाई है। मुझ पे ना गुस्सा निकालेगा कि तुम गाड़ी नहीं चलाते, पापा मुझे देते ही नहीं है। अब ये कि थोड़ी बहुत थकावट तो है, लेकिन ये कि नारायण जाके जब हो रूम का कर लिया पहले ना, नारायण में उनको कह दिया भाई हमारा रूम रखो, तो अब नारायण चलते हैं यहाँ से आगे। बाबू सर से नीचे उतरना शुरू किया तो कुछ देर बाद ही पापा को नींद आ गई। उसके बाद ड्राइविंग मुझे करनी पड़ी थी, और जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ फिर ठीक से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाती, क्योंकि फिर मेरा सारा फोकस जो है वो ड्राइविंग पर होता है। बाटाकुंडी में पहली दफा पेट्रोल डलवाया, क्योंकि रिसेंटली खुला है बाटाकुंडी में पेट्रोल, और पेट्रोल अच्छा है इनका। जैसे नारायण शुरू हुआ तो यहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी। सफर की वजह से काफी थकावट हो चुकी थी ऑलरेडी। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये डबल लाइन वालों की वजह से होता है। अपनी गाड़ी आगे निकालने की कोशिश करते, इस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पुलिस इन लोगों पे एक्शन ले रही थी। जो गाड़ियों की डबल लाइन लगाता था उनको पीछे भेज देते थे। उस वजह से फिर ट्रैफिक का जो फ्लो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलने में भी हमें नारायण अपने मेन बाजार होटल में पहुंचते हुए ऑलमोस्ट कुछ 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। जो मर्जी बोल ले, जो गर्म पानी से नहाने का मजा है ना, वो कभी भी ठंडे पानी से नहीं आता। पीछे इतनी ज्यादा थकावट फील हो रही थी, लेकिन गर्म पानी ने वो सारी उतार दी है। थकावट हुई है जी। हाँ थोड़ी बहुत तो है। सफर में मतलब थकावट भी होती है, भूख भी होती है। गर्मी गई सुबह, देखो ना ठंड थी, दोपहर को गर्मी थी, गर्मी, अब फिर ठंड। 4 बजे फिर ठंड, 4 बजे जैकेट पहननी पड़ी जब वापसी लौटे। हम मतलब ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो हमने एक ही चीज सीखी है, ट्रैवलिंग में आप यहाँ सफर करते हैं या सफर करते हैं। अंदर से यहाँ नारायण 16 घंटे में आए हैं और 398 किलोमीटर सफर किया है। नहीं, 368 किलोमीटर, मुझे याद नहीं, ऊपर मैं लगा दूंगा कितना मैंने किया है। हमने आखिरी मतलब जो पेट भर के खाना खाया था ना रात को, वो कल आम में खाया था, और आज तकरीबन 6 दिन बाद खाना खाया पेट भर के, और थोड़ी सी याशी की है। बजट हमारा थोड़ा सा ओवर इस दफ़ा हो गया है, वो फिर मैं कर आज आपको जाके बताऊंगा टोटल कितना खर्चा हुआ है। बाकी मैं आपको सुबह मिलता हूँ। नाश्ता हमने दबा के कर लिया, और अभी टाइम हो रहा है 11:28। जब मैं गया था तब नारायण में वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जब हम नारायण से निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हमें तो ये लग रहा था कि आगे भी वेदर ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी। जैसे ही बालाकोट पहुंचे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आप लोगों को ना बता नहीं सकता। अच्छा जी, जब आप बालाकोट से आगे आएंगे तो ये तो आपको 2 पोर्ट नजर आ रहे हैं, एक मानसरा का, एक हजारा मोटरवे का है। नॉर्मली लोग ना मोटरवे जाने के लिए यहाँ से मुड़ जाते हैं, वो यहाँ से न्यू बालाकोट सिटी वाला रास्ता है। लेकिन मैंने पिछली दफा एक्सप्लेन किया था कि वो सारा ही कच्चा, और यहाँ पे ना ट्रैफिक भी लग जाता है। तो हम ये मानसरा जाके ना, तो मानसरा से मोटरवे लेंगे। ये मानसरा वाला रास्ता है तो सारे कारपेट मोटरवे तक, लेकिन इस पे आपको रश बड़ा बेहगम किस्म का मिलता है, और ट्रैफिक में आपको फंसना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैफिक का इशू बनेगा मोटरवे तक। अब यहाँ से ना इस्लामाबाद तक हमारा सफर जो है ना आसान है। अच्छा, ये न्यू बालाकोट सिटी से और ये जो मानसरा, इसमें डिफरेंस जो है ना किलोमीटर्स का, वो 2-3 ही है, 4 किलोमीटर का मैक्सिमम डिफरेंस होगा। न्यू बालाकोट वाला थोड़ा सा किलोमीटर्स में शॉर्टकट है, लेकिन टाइम दोनों पे अब एक जितना ही लगता है। तो आप देख लेगा कि आपने ट्रैफिक पे फंसना है या कच्चे रास्ते और ट्रैफिक पे फंसना है, वो आप पे वो रास्ता ज्यादा खराब है, ये वाला रोड जो है ना बेहतर है।
वैसे तो ये टाइम है रात के खाने का, लेकिन मसला है कि रात का खाना खा लिया ना तो फिर फैसलाबाद नहीं पहुंचा जाएगा, नींद आने लग पड़ेगी। और ट्रैवलिंग में कोशिश होती है कि ना नींद ना ही आए, क्योंकि वैसे तो पापा गाड़ी चलाते, लेकिन जहाँ के पापा ना थकावट से की वजह से नहीं गाड़ी छोड़ते। को अगर आपको नहीं पता तो पापा को सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो गाड़ी चलाने में आता है। लेकिन अगर जब पापा को नींद आ रही हो ना, फिर पापा रिस्क नहीं लेते, पापा मुझे गाड़ी दे देते हैं। और मेरी मर्जी होती है कि अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं पहले ही सो जाऊँ, ताकि जब पापा मुझे गाड़ी दे तो फिर ना मैं ड्राइविंग करूँ। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि इतना सा खा लिया, सारा दिन ना भी मिला ना तो गुजरा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि इतना सा खा लिया अब ना घर तक पहुँचा जाएगा। ये कोई 12 दिन का टूर था जो हमने तकरीबन ना समझे 7 दिन में एंड किया। अब मतलब कि पिछले बुध को 1 तारीख को निकले थे, आज 8 तारीख है। अच्छा, ये जो टोटल सफ़र किया है हमने 7-8 दिनों में, ये है 2094 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी दफ़ा तकरीबन आप समझे कि 99% पापा ने चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ 1,30,000। 75,000 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा है और 55,000 रुपया लगा है हमारा खाने पीने का होटल रूम का। मैंने 50,000 का बजट रखा था, अगर वो रात वाला कमरा हमें मिल जाता 5,000 का, फिर 50,000 पूरा लग रहा था। लेकिन वो रात वाला कमरा था तकरीबन 11,500 का मिला। इस वजह से फिर आज का खाना पीना नाश्ता डाल के ना 55,000 खर्चा हुआ है। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी है। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आपने कमेंट में पूछ लेनी है। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं फंदा रहता शदूर वाला रास्ते से, तो आपने आधा सफ़र तो देख लिया, लेकिन आप अभी भी आधा चित्राल तक बाकी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप प्लान कर रहे हैं ये रूट करने का चित्राल से संदूर तक या फर्दर तक, तो एक दफ़ा ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।